Hello everybody. In today's video we are going to deal with theft. Theft क्या है? एक प्रॉपर्टी ऑफेंस है. प्रॉपर्टी ऑफेंस कहाँ डिफाइंड है? चैप्टर 17 बेसिकली डील करता है प्रॉपर्टी ऑफेंसेस. अगर आप देखो तो देर आर 10 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस. हम आज सबसे पहला प्रॉपर्टी ऑफेंस डील करने वाले हैं, दैट इज थेफ्ट. नाउ बिफोर प्रोसीडिंग, व्हाट मेक्स दिस वीडियो स्पेशल? इस वीडियो में हम एक एक एसेंशियल पॉइंट बाइफिकेट करके समझेंगे. दूसरा, हर इलस्ट्रेशन डील करेंगे. सो जस्ट बिकॉज कि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना बन जाए, इसीलिए हम इस वीडियो को दो पार्ट में समझेंगे. पहले पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं आपको थेफ्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. In the second part of the video, I'll be explaining you the illustration along with case laws. तो ये आपका पूरा complete prelims main strategy होगी. इसके beyond आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Now, keeping in mind कि आप जितने भी जुडिशरी के पेपर्स हो रहे हैं उसमें कंपैरेटिव एनालिसिस आ रहा है कि वो आईपीसी के भी सेक्शन से पूछ सकते हैं और बीएनएस के सेक्शन से भी पूछ सकते हैं. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर हम बीएनएस के सेक्शन को फोकस कर रहे हैं, दैट इज सेक्शन 303, तो हमें इसका आईपीसी का भी सेक्शन पता होना चाहिए. तो वो पूरा उस चीज के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अपनी सेकेंड वीडियो में. आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान होना चाहिए कि थेफ्ट होता क्या है. सो मूविंग फॉरवर्ड, नाउ इन दिस स्लाइड आप समझोगे कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट. So section 103 of BNS explains or defines theft. क्या बताता है? Whoever intending to take dishonestly, कि उसका इंटेंशन है. किस चीज का इंटेंशन है? कोई चीज को वो डिसऑनेस्टली ले सके. क्या डिसऑनेस्टली कहीं डिफाइंड है आईपीसी या बीएनएस में? तो बीएनएस में सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 डिफाइंस डिसऑनेस्टली मतलब होता है डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन कि आप किसी को या तो किसी को रॉन्गफुल गेन हो या फिर रॉन्गफुल लॉस हो किसी को. सो बेसिकली जब आप इलस्ट्रेशंस भी फोकस करोगे तो आपको जो चीज देखना है कि मोस्टली प्रॉपर्टी के जितने भी ऑफेंसेस है उसके अंदर डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है. लाइक दिस इज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो आप देखोगे किसी भी इलस्ट्रेशन को पढ़ोगे. So, to constitute the offense of theft, first of all, the person should have an intention of taking a thing dishonestly. Point one. What? Any movable property. The second essential, very important कि property जो होनी चाहिए वो movable property होनी चाहिए. Immovable property पे theft नहीं लगेगा. Out of the possession of any person. The word here is used पोजेशन, ओनरशिप नहीं लिखा हुआ है. सो इसका मतलब है कि अगर किसी इंसान के पास उस चीज का पोजेशन है, मे बी उस समय वो इंसान उस चीज का ओनर ना हो, अगर उसके पोजेशन से भी आप वो चीज ले जाते हो तो थेफ्ट कहा जाएगा. आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं ये चीज वो उसका ओनर नहीं था, बस उसके पोजेशन में वो चीज थी तो वो कैसे मेरे पर चोरी का इल्जाम लगा सकता है. नहीं, ये चीज. नाउ दिस लाइन इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड from, you can explain, this is explained under section explanation 5. explanation 5 basically ये बताता है कि जो कंसेंट है, कंसेंट, एक्सप्लेनेशन 5 क्या बता रहा है कि जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकता है. अभी हम इस पर फिर आएंगे, बट अभी जो हम डील करें पोजेशन, तो बताया गया है कि ये जो कंसेंट है एक्सप्रेस और इंप्लाइड, ये कौन दे सकता है? ये वो इंसान दे सकता है जिसके पास इस मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन हो. ओनर दे सकता है, वो इंसान दे सकता है जिसके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन हो. तीसरा, वो भी इंसान आपको कंसेंट दे सकता है जिसको ओनर ने ऑथराइज किया है कि आप ऐसे किसी पर्पस के लिए एक्सप्रेस या इंप्लाइड कंसेंट दे सकते हैं. तो 3 लोगों के बारे में डील कर रहा है. दिस इज व्हाई इट इज वेरी क्लियरली रिटन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन. तो एनी पर्सन हैज बीन डिफाइंड अंडर एक्सप्लेनेशन 5. तो ध्यान से आप इसको इंटरलिंक करके पढ़ो. Without that person's consent, this is the fourth essential that is talking about कि जब भी आप वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन से प्रॉपर्टी को टेक कर रहे हो, मूवेबल प्रॉपर्टी को टेक कर रहे हो,
without the person's consent in whose possession the property is. तो consent क्या है? वो express और implied है. Now, the fifth and the most important ingredient is moves that property. और वो property आप क्यों move कर रहे हो? जिससे कि वो property आप ले जा सको, इसको theft कहते हैं. तो आप कह सकते हो ये सिक्स्थ पॉइंट है कि आप प्रॉपर्टी को मूव ही इसी वजह से कर रहे हो जिससे कि आप इसको टेक कर सको. अगेन वी विल रिवाइज कि सेक्शन 303 डिफाइन करता है थेफ्ट. थेफ्ट के बेसिकली 6 इंग्रेडिएंट्स है. फर्स्ट है कि आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए. डिसऑनेस्ट इंटेंशन किस चीज के लिए? कि आप वो प्रॉपर्टी जो कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी है ले जा सको किसी भी पर्सन के पोजेशन से जिसके विदाउट हिज कंसेंट, और प्रॉपर्टी को आप मूव कर रहे हो इसीलिए मूव कर रहे हो जिससे कि उसको ले जा सको. आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर. नाउ वी मूव फॉरवर्ड. बेसिकली अब आप देखोगे कि एक्सप्लेनेशन वंस देयर आर 5 एक्सप्लेनेशन. फिफ्थ एक्सप्लेनेशन हमने कंसेंट के साथ कंप्लीट कर लिया है. अब देयर आर 4 एक्सप्लेनेशन जो बेसिकली आपको ये बताएगा कि मूविंग का इफेक्ट क्या है, मूविंग का मतलब क्या होता है, कब मान लिया जाएगा कि आपने मूव किया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. पहला एक्सप्लेनेशन क्या बात करता है? प्रॉपर्टी अटैच टू द अर्थ. तो क्लियरली डिफाइंड है, यहां से भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि एक्सप्लेनेशन 1 जब आप अपनी बेयर एक्ट से रीड करते हो तो इसमें लिखा हुआ है a thing so long as it is attached to the earth not being movable property is not the subject of theft. तो it is clearly mentioned कि immovable property theft में नहीं आती है. लेकिन जैसे ही उस immovable property आप उसको सीवियर करते हो अर्थ से, जैसे कि मैंने यहां पर एक ट्री का एग्जांपल लिया है कि जैसे एक स्टैंडिंग ट्री इज अटैच टू द अर्थ तो उसको हम थेफ्ट नहीं मानेंगे बिकॉज वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है. लेकिन जैसे ही उस ट्री को आप कट करते हो, उसको आप लैंड से सेपरेट करते हो, वैसे ही वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है और वो सब्जेक्ट मैटर बन जाती है आपके थेफ्ट का. एक्सप्लेनेशन 2 बताता है कि मूविंग इफेक्ट क्या होता है. फॉर इंस्टेंस दिस इज अ ट्री. आपने जब ट्री को कट कर रहे थे तो वो ट्री जब कट हुई तो वो गिरी, तो वो गिरने पे जितना भी मूविंग इफेक्ट आया उस ट्री का उसको कहते हैं मूविंग इफेक्ट कॉज्ड बाय सेवरेंस. आई होप इट इज क्लियर कि इफ द सेम एक्ट which separates the property from the earth, that is explanation 1, and moves it from one place to another, आपने theft commit कर दिया है. एक्सप्लेनेशन 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक्सप्लेनेशन 3 किसकी बात कर रहा है? वो एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा है कि कब कहा जाता है कि अ पर्सन हैज सेड टू मूव अ थिंग. कब माना जाएगा कि आपने किसी चीज को मूव किया है? या तो आपने कोई ऑब्स्टिकल रिमूव कर दिया है जो प्रिवेंट कर रहा था उस चीज को मूव करने से, या फिर आपने उसको किसी चीज से सेपरेट कर दिया जिसकी वजह से वो मूव हुआ है, या फिर आपने उसको एक्चुअली मूव कर दिया है. तो इसका बेस्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन H. दो हम सारे इलस्ट्रेशन सेकंड वीडियो में अच्छे से समझेंगे, बट ये एग्जाम्पल बहुत फिट बैठ रहा था इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है. A sees a ring belonging to Z lying on a table. A ने देखा कि Z की एक रिंग टेबल पे रखी हुई है. इन Z's हाउस, Z के ही घर पे Z की ही रिंग टेबल पे रखी हुई थी. A ने देखा. Not venturing to misappropriate the ring immediately from fear of search and detention. उसने कि एकदम से चुरा लूंगा और कहीं Z को पता चल गया, Z ने ढूंढा ढांडी करने की कोशिश करी तो ये पकड़ा जाएगा. तो तुरंत छुपाने के लिए नहीं, इसने बस उसको हाइड कर दिया. A ने Z की रिंग हाइड कर दी ऐसी जगह जहां पे Z सोच भी नहीं सकता था कि उसकी रिंग रखी जाएगी. किस इंटेंशन से? सी अगेन, जब भी थेफ्ट का कोई इलस्ट्रेशन देखो, इंटेंशन देखना इंपॉर्टेंट है कि उसकी इंटेंशन क्या थी कि अभी तो मैं यहाँ छुपा ले रहा हूं, फिर थोड़ी देर में मैं इसको ले जाऊंगा जब Z अपनी इस रिंग के बारे में भूल जाएगा और फिर मैं सेल कर दूंगा. तो इंटेंशन कैसे आपको पता कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन है? कि उसका इंटेंशन था कि थोड़े टाइम बाद जब Z अपनी रिंग के बारे में भूल जाएगा तब मैं इसे सेल कर दूंगा. सो इसने थेफ्ट कब कमिट कर दिया? जब इसने फर्स्ट टाइम उस रिंग को मूव करा, एक ऐसी जगह छुपाया जहां पर Z ना ढूंढ पाए और Z भूल जाए. तो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन ही थॉट ऑफ मूविंग द रिंग, वहीं से इसने थेफ्ट कमिट कर दिया. सो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या समझ सकते हो कि टेम्पररी मूवमेंट विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन आल्सो अमाउंट्स टू थेफ्ट. सो एक्सप्लेनेशन 3 वेरी इंपॉर्टेंट.
अब एक्सप्लेनेशन 4 बेसिकली बात करता है थेफ्ट इन्वॉल्विंग एनिमल। फॉर इंस्टेंस कोई एनिमल है, उसको किसी ने बहुत ही एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहना रखी है, तो आपने उसको इंड्यूस किया, वो बेसिकली आपकी तरफ आया और आपने वो चेन ले ली, तो उसको भी माना जाएगा थेफ्ट। अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स, कैसे भी तरह से आप कॉज क्या करते हो एनिमल टू मूव, जिसकी वजह से जब वो एनिमल मूव होता है वो अपने साथ साथ उस चीज को भी मूव करता है। कैसे करेगा? अगर एनिमल ने बेसिकली मान लो गोल्ड की चेन है, एनिमल ने पहना रखी है उसे, तो जब वो हिला तो वो चेन भी आपके पास आई, वो मूव हुआ, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज में ऑफ द मोशन सो कॉज आपने वो चेन ले ली तो वो मूव हुआ। दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। तो बेसिकली इसके अगेन इलस्ट्रेशन भी है, आप इससे और अच्छे से समझ सकते हो। A puts a bait for a dog in his pocket and thus induces Z's dog to follow it. The dog sees that there is a bait inside the pocket of Mr. A, and in order to take that, he follows Mr. A. Now, if A's intention is dishonest, to take the dog out of Z's possession without Z's consent, A has committed theft as soon as the Z dog began to follow A. Now, the last segment for today, that is the punishment to theft. So there is the punishment is defined under this section only, section 303, under subsection 2. So basically what is the punishment? If for the first time the person is convicted for theft, the punishment is 3 years imprisonment, fine, or both. If he's a second or subsequent convictor, then it is a rigorous imprisonment from 1 year up to 5 years with fine. Now this is very important because this is newly added, और newly added चीजों को तो हमें और अच्छे से समझना है क्योंकि इसके चांसेस ज्यादा हैं प्रीलिम्स में आने के। कि अगर थेफ्ट बिलो 5000 है, मतलब जो प्रॉपर्टी आपने चुराई है मूवेबल प्रॉपर्टी, वो 5000 या 5000 से बिलो है उसका कॉस्ट, और आपने फर्स्ट टाइम कन्विक्ट किया है, तो प्रॉपर्टी या तो आप रिटर्न कर देते हो या फिर आप उसका पैसा दे देते हो, तो आपको पनिशमेंट के तौर पे क्या मिल रहा है? कम्युनिटी सर्विस। एंड कम्युनिटी सर्विस इज ऑल्सो अ न्यूली एडेड पनिशमेंट। दिस इज वाई ये आपके प्रीलिम्स के लिए ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर? सो ये एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट। नाउ okay, we are also going to deal with snatching. This is also a newly added offense under Bharatiya Nyaya Sanhita. So again this becomes very important. अब स्नैचिंग क्या होता है? तो सेक्शन 304 स्नैचिंग के बारे में बताता है। तो इसको अगर आप मतलब धीरे धीरे करके इसकी आप टर्म्स को समझो। थेफ्ट इज स्नैचिंग। सबसे पहले वो बोलता है कि थेफ्ट ही स्नैचिंग है। थेफ्ट को आप स्नैचिंग कब बोलोगे? जो थेफ्ट अभी आप आके पढ़कर आए उसको आप स्नैचिंग कब बोलोगे? इफ इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, मतलब जब आप थेफ्ट कर रहे थे, द ऑफेंडर वो क्या करता है? ऑफेंडर सडनली, एकदम से या क्विकली या जबरदस्ती, फोर्सफुली सीजेस, secures, grabs और takes away any movable property from, या तो किसी पर्सन से या उसके पोजेशन से। सो बेसिकली तब आपको कहा जाएगा कि द ऑफेंडर हैज कमिटेड स्नैचिंग। तो स्नैचिंग, थेफ्ट कब स्नैचिंग बनती है? जब ये इंग्रेडिएंट्स फॉलो होते हैं। अगेन सेक्शन 304 का सबसेक्शन 2 ने इसकी पनिशमेंट डिफाइन कर रखी है कि फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो आई होप थेफ्ट और स्नैचिंग क्लियर हो गया है। एक बार प्लीज इसको रिवाइज करिएगा। लास्ट स्लाइड में बेसिकली मैंने एक